जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। अभी बिहार इंटर लेवल का जो ये एसएससी का प्रैक्टिस सेट या फिर प्रीवियस ईयर का जो हम सेट करवा रहे हैं, तो जिसमें आपको जो भी व्यक्ति फॉर्म भरे हैं या जो भी विद्यार्थी फॉर्म भर के इसकी तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो पिछला पैटर्न दिया हुआ है उसी के आधार पर करें तो बहुत बेहतर होगा। तो इसके लिए रुक्मिणी का जो प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है मार्केट में, उसको करवाया जा रहा है, तो जिसे आप ध्यान से करिए। और उसके बाद जो प्रैक्टिस सेट है उसको भी करवाया जाएगा। तो स्टार्ट करेंगे आज। यहाँ पर जो देखिए, यहाँ पे ये है 27/3/2016 को आयोजित हुई है द्वितीय स्नातक स्तरीय जो ग्रेजुएट लेवल का ये है सीजीएल का प्रश्न। तो उसका जो ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो चलिए इसी का देख लेते हैं। यहाँ से शुरुआत करेंगे इसका। तो इसका पहला यहाँ से प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पे कि राजस्थान के बीकानेर में 15 जून 2015 को 50 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। इसको फ़ारेनहाइट में कितना दिखाया जाएगा। तो ये 16 का प्रश्न है, तो 15 का क्वेश्चन पूछा गया है। ये करंट अफेयर से भी जोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर डिग्री सेल्सियस को अगर फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो उसके लिए जो संबंध है जो दिखाया जाता है उसके लिए आपको, तो उस हिसाब से जो है इसको C/100 इजकल टू F-32/180 या फिर C/5 C/5 बराबर F-32/9 अगर आप करते हैं तो यहाँ पे अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह करके देखेंगे तो यहाँ पे आंसर एक नंबर का ये आ जाएगा 122 डिग्री सेल्सियस। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ए। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि एंजोलिक कर्बर ने 2016 ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये उस समय का जो है करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है कि एंजोलिक कर्बर ने 2016 ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला वर्ग का फाइनल सेरेना विलियम्स को हराकर जीता है। ये किस देश की निवासी हैं? तो इसके बारे में, ये करंट को छोड़ दीजिए, लेकिन एंजोलिक कर्बर के बारे में जान लीजिए कि ये जो है आपको जर्मनी की निवासी है। अगला प्रश्न देख लेंगे, अमंग द बिलीवर्स इंडिया। तो इस प्रश्न का ये जो है कि इंडिया मिलियन म्यूटिनीज नाउ तथा एन एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तकों के लेखक कौन है? ये तीन यहाँ जो पुस्तक दिया हुआ है, देखिए कि अमंग द बिलीवर्स इंडिया, अ मिलियन म्यूटिनीज नाउ और एन एरिया ऑफ डार्कनेस किसकी पुस्तक है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, VS नायपाल हो जाएगा। अमंग द बिलीवर्स ये भी इनकी है, और इनको आप अगर मान बुकर पुरस्कार के बारे में बात करें तो इनको मान बुकर पुरस्कार भी मिल चुका है। बुक का नाम इसका जो है इन फ्री स्टेट के लिए। अगर आपको इसमें पूछा जाए एन एरिया है तो ये इसका हो गया, और एन एरा ऑफ डार्कनेस ये जो है शशि थरूर की पुस्तक है। और मैं हिंदू क्यों हूँ ये भी शशि थरूर की पुस्तक है। द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, तो ये भी जो है शशि थरूर की पुस्तक है। सलमान रश्दी के बारे में अगर आप जानें तो सलमान रश्दी की जो प्रमुख पुस्तक है मिडनाइट चिल्ड्रन सैटेनिक वर्सेज इनकी बहुत विवादास्पद पुस्तक रही। अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2015 कहाँ हुआ? ये उस समय का करंट अफेयर्स, तो उसके हिसाब से इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, पेरिस हो जाएगा। 2015 का जो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है ये आपको 2015 में जो है यहाँ पे जो है पेरिस में हुआ था। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि ए पैसेज टू इंडिया किनके द्वारा लिखा गया है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, E.M. फोस्टर हो जाएगा। अब पैसेज टू इंडिया के लेखक E.M. फोस्टर हैं। E.M. फोस्टर द्वारा रूम विद अ व्यू, हॉवर्ड्स इत्यादि जो है बुक लिखी गई है। नीरज सी चौधरी के द्वारा ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडिया लिखी गई है। थॉमस हार्डी के द्वारा जो है इनका जो आत्मकथा है गुड बाय टू ऑल दैट लिखा गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर की अगर बुक जानना चाहे तो इसमें हो जाएगा राजा और रानी, विसर्जन, डाकघर, कुलवधू, गोरा, चित्रांगदा, गीतांजलि और घर और बाहर इत्यादि है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1917 ईस्वी हो जाएगा। भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना 1917 ईस्वी में हुआ। पटना विश्वविद्यालय बनने से पूर्व बिहार में अवस्थित कॉलेज कलकत्ता विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में आता था।
भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट 1857 के द्वारा कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी में एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। लखनऊ यूनिवर्सिटी की स्थापना 1921 ईस्वी में की गई थी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्थापना 1887 में किया गया और बनी जो फेमस है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 ईस्वी में की गई। और लास्ट में जान लेते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के बारे में, इसकी स्थापना 1882 ईस्वी में की गई। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर सी। ये उस समय का जो करंट है YV रेड्डी हो जाएगा। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नंद किशोर सिंह या NK सिंह हो जाएंगे। वित्त आयोग का जो गठन होता है राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया जाता है। वित्त आयोग में कुल 5 सदस्य होते हैं और वित्त आयोग केंद्र और राज्य के बीच राजस्व बंटवारा पर अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं। विजय केलकर जो है 13वें वित्त आयोग और जो 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है C रंगराजन थे। तो ये जो करंट में रहेंगे उनको आप याद रखेंगे, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। अगला प्रश्न देखेंगे, ये भी करंट से जुड़ा हुआ है कि VR कृष्ण अय्यर जो दिसंबर 2014 को दिवंगत हुए क्या थे? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर इसमें D हो जाएगा। प्रख्यात विधिवेता अर्थात कानून के ज्ञाता थे। अगला प्रश्न देख लेंगे, कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में अवस्थित गोमतेश्वर की मूर्ति एक प्रमुख जैन धर्म स्थल है। इस मूर्ति की ऊंचाई क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, 57 फीट हो जाएगा। कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में जो स्थित गोमतेश्वर की मूर्ति है प्रमुख जैन धर्मस्थल है। इस मूर्ति की ऊंचाई 57 फीट है। बाहुबली की मूर्ति को गोमतेश्वर मूर्ति के नाम से भी जाना जाता है। बाहुबली की जो ये प्रथम जैन तीर्थंकर थे, ये ऋषभदेव के पुत्र थे बाहुबली। बाहुबली की माता का नाम सुनंदा थी और बाहुबली ने कयोत्सर्ग मुद्रा में तपस्या करके कैवल्य प्राप्त किया था। गोमतेश्वर की मूर्ति 10वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बनवाया गया था। और श्रवण बेलगोला में अगर पूछा जाए तो चंद्रगिरी पर्वत के चंद्रवस्ती में रहकर चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखन विधि द्वारा अपने जीवन का अंत किया था। तो इस प्रश्न से इतनी सारी जानकारी मिलेगी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मिस वर्ल्ड 2015 जो चीन में आयोजित हुए थे, तो ये उस समय का करंट था। मारिया लालगुना के द्वारा जीता गया था। वे किस देश की थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर C, स्पेन हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेंगे, भारत में ब्रॉड गेज में 2 रेल पटरियों के बीच की मानक दूरी क्या रखी जाती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, 1.676। भारत में ब्रॉड गेज में जो पटरियां हैं उनके बीच की मानक दूरी 1.676 मीटर रखी जाती है। मानक जो स्टैंडर्ड गज है वो आपको 1435 मीटर है और 1435 मिलीमीटर है, मीटर गेज जो है 1000 मिलीमीटर का होता है। और नैरो गेज जो छोटी साइन है वो या तो 762 मिलीमीटर होगा या फिर 2 फीट 6 इंच का होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सी रेखा भारत की प्रमाणिक याम्योत्तर रेखा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर C, 82.5 डिग्री ईस्ट हो जाएगा। देशांतरों में 82.5 डिग्री जो है रेखा भारत की प्रमाणिक याम्योत्तर रेखा है। भारत का जो मानक समय है इलाहाबाद के समीप जो है नैनी के समय नज़दीक से गुजरती है। भारत का जो मानक समय है 5 राज्यों से होकर गुजरता है, जिसे याद रखना जरूरी है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इसमें 3 प्रदेश हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश, और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, कुल मिला के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। किसी स्थान की कोणीय दूरी जो प्रधान याम्योत्तर के पूर्व या पश्चिम में होती है देशांतर कहलाती है। जो प्रधान याम्योत्तर की रेखा है 0 डिग्री देशांतर को माना गया है और ये लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है।
दो देशांतरों के बीच जो है भूमध्य रेखा पर इसकी दूरी जो है 111.32 किलोमीटर है, जो ध्रुवों की ओर क्रमशः घटते जाता है। भारत का जो मानक समय है ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटा आगे है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अप्रैल 2015 में भारत ने अपने परमाणु संयंत्रों के लिए यूरेनियम के लिए संधि निम्नलिखित में से किस देश के साथ की? तो ये उस समय का कारण था, लेकिन फिर भी अगर परमाणु संयंत्रों के लिए कोई अगर यूरेनियम के लिए संधि किया है तो वो इम्पोर्टेंट है। देखिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए कनाडा हो जाएगा। हालांकि अभी कनाडा के साथ जो है हमारा विवाद चल रहा है, तो ये भी याद रखेंगे। कनाडा की जो है कि जो अभी प्रधानमंत्री है जस्टिन ट्रूडो हैं, जिनके साथ हमारा जो है देश का विवाद चल रहा है खालिस्तान के मुद्दे को लेकर के, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। कनाडा से जो संबंधित इसका जो प्रश्न बनता है उसे भी याद करने का प्रयास करेंगे, तो हो सकता है ये करंट अफेयर्स का ये प्रश्न बने। अगला प्रश्न देखेंगे, द टीन ड्रम किस नोबेल पुरस्कार विजेता की कृति है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गुंटर ग्रास हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएगा। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा 1928 ईस्वी में की गई थी। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का एक समूह है जिसमें बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक पाया जाता है। विश्व की प्रथम एंटीबायोटिक दवा जो है पेनिसिलिन है। लुई पास्चर के द्वारा जो है रेबीज के टीके की खोज की गई थी। लुई पास्चर ने पाश्चुरीकरण विधि से दूध को अधिक से अधिक समय तक सुरक्षित रखने की जो विधि बताई, उसी की खोज की इनके द्वारा। अगर जगदीश चंद्र बोस अर्थात जेसी बोस के बारे में जाने तो इनके द्वारा जो रेडियो और सूक्ष्म तरंगों पर महत्वपूर्ण शोध किया गया। बायोफिजिक्स में उनका सबसे बड़ा योगदान है। उन्होंने प्रमाणित किया कि पौधे में जो उत्तेजना का संचार है वैद्युत या इलेक्ट्रिकल माध्यम से होता है, न कि केमिकल माध्यम से। और जेसी बॉस को कैस्कोग्राफ का आविष्कारक माना जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की हीरे की खान कहाँ है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी पन्ना हो जाएगा। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की हीरे की खान पन्ना में स्थित है। पन्ना मध्य प्रदेश का एक जिले का नाम है। पन्ना जिले की जो महारी खेरा से मझगांव हीरा की खान फैली हुई है। और अगर बात करें कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की जो स्थापना है ये 1958 में किया गया था। और MSDC या यही जो है इसकी जो लिमिटेड का जो मुख्यालय है पूछा जाए तो इसका हैदराबाद में स्थित है। भारत में सूरत हीरा की कटिंग के लिए और पॉलिशिंग के लिए विख्यात है। हीरा में चमक का जो पूर्ण कारण है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, फिल्म पाथिर पंचाली किनके द्वारा निर्देशित थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सत्यजीत रे। फिल्म पाथिर पंचाली के जो डायरेक्टर थे वो सत्यजीत रे थे। पाथिर पंचाली 1955 में बंगाली भाषा में निर्मित फिल्म थी। पाथिर पंचाली विभूति भूषण बंदोपाध्याय की रचना है जिस पर सत्यजीत रे के द्वारा फिल्म बनाई गई थी। 1991 में अगर बात किया जाए 1991 में आगंतुक फिल्म के द्वारा जो है ये जो है सत्यजीत रे की अंतिम ये इनके डायरेक्टर में बनी ये फिल्म है। और पाथिर पंचाली उपन्यास के जो पात्र हैं वो अप्पू और दुर्गा ये दोनों जो है भाई बहन हैं। पाथिर पंचाली सर्वप्रथम 1929 में एक पत्रिका में धारावाहिक के रूप में प्रकाशित हुआ था। पाथिर पंचाली जो है 1944 में पुस्तक में जो है ये संस्करण में प्रकाशित हुआ था। और बात करें सत्यजीत रे की तो सत्यजीत रे को 1992 में ऑस्कर का ऑनरेरी अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट अर्थात जो है इसको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था ऑस्कर के लिए। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसमें इनका जो मूवी है और ये जो इनको पुरस्कार है वो बहुत ज़रूरी है। अगला प्रश्न देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 21 जून हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भारत सरकार का के प्रयास से जो है यूएन द्वारा जो है 2015 से ही इनका मनाना प्रारंभ किया गया है। योग दर्शन के अगर जनक के रूप में हम लोग पतंजलि को जानते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो है ये सब बार का थीम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसके लिए आप लोग याद रखेंगे, जो नया करंट होगा उससे आप याद रखेंगे। और आइए कुछ अन्य दिवस के बारे में जान लेते हैं। 21 जून को बात किया जाए तो योग दिवस के साथ साथ में इसमें जो है विश्व संगीत दिवस और विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस, वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नौरूज दिवस जिसे नवरोज हम लोग कहते हैं, और विश्व कविता दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस मनाया जाता है। और 25 दिसंबर को राष्ट्रीय सुशासन दिवस हम लोग मनाते हैं। तो ये किनके जन्म दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं उसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगला प्रश्न चलिए देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी व्यापार नीति हो जाएगा। राजकोषीय नीति का एक घटक व्यापार नीति नहीं है। व्यापार नीति वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा तैयार किया जाता है। अगर राजकोषीय घाटा के बारे में पूछा जाए तो ये इसका जो है राजस्व व्यय प्लस पूंजी व्यय को अगर जो है इसमें से अगर घटा दे राजस्व आय प्लस और पूंजी को, तो ये हमारा जो है राजकोषीय घाटा निकल कर आ जाएगा। राजकोषीय घाटे की अवधारणा को 1985 ईस्वी में मौद्रिक पद्धति के क्रियान्वयन पर गठित सुखमय चक्रवर्ती समिति के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। यदि सरकार अपनी राजस्व प्राप्तियों से अधिक व्यय कट रही है तो इस व्यय को आधिक्य को ही जो है इस व्यय को ही हम लोग राजकोषीय घाटा के रूप में जानते हैं। राजकोषीय घाटा सरकार की संपूर्ण देयता को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। गंगा की सहायक नदियां जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रवाहित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सोन हो जाएगा। गंगा की सहायक नदियों में सोन नदी उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। सोन नदी अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है और सोन नदी जो है पटना जिले के मनेर के पास गंगा नदी में मिल जाती है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी है और गंगा के दाईं ओर से मिलने वाली नदियों में सोन, पुनपुन, टोंस, कर्मनासा और यमुना इत्यादि हैं। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई टोटल 2525 किलोमीटर है। हालांकि भारत में बहने वाली जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है, लेकिन ये भारत में 916 किलोमीटर के आसपास ही ये बहती है। भारत से जो होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी है दूसरी वो सिंधु नदी है जो 2880 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 35वें राष्ट्रीय खेल जिसका प्रतीक ग्रेट हॉर्नबिल था कहाँ आयोजित किए गए थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए केरल हो जाएगा। ये उस समय का सही करंट होगा। अगला प्रश्न चलिए देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से गलत युग्म को चिन्हित करना है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए मैडम क्यूरी और डायनामाइट ये गलत है। हेनरी बैक्यूरेल और पी क्यूरी और मैडम क्यूरी के द्वारा जो है रेडियो सक्रियता की खोज की गई थी, जबकि डायनामाइट की खोज जो है अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा 1867 ईस्वी में किया गया था। जब बात खोज की आती है तो कुछ इंपॉर्टेंट उपकरण और उसके आविष्कारक के बारे में जानना जरूरी है। जैसे टेलीविज़न की जो खोज है जे.एल. बेयर्ड के द्वारा किया गया था और टेलीविज़न ये यांत्रिक है वो जे.एल. बेयर्ड के द्वारा किया गया था। और अगर इलेक्ट्रॉनिक पूछा जाए तो टेलर फॉरेंसवर्थ के द्वारा किया गया था। और अगर पूछा जाए ट्रांसफार्मर का आविष्कार तो माइकल फैराडे, मशीन गन का आविष्कार सर जेम्स पकल के द्वारा, प्रेशर कुकर डेनिस पेपिन के द्वारा, रडार का आविष्कार रॉबर्ट वाटसन वाट के द्वारा, रबर का जो पौधों का जो दूध से जो रबर बनता है उसका जो आविष्कारक है डनलप के द्वारा, और जो रबर वल्कनीकृत होते हैं वो चार्ल्स गोडियर के द्वारा, रबर जो गलरोधी होता है वो चार्ल्स मैकिन्टोश के द्वारा, लेजर का आविष्कार थियोडर मेमेन के द्वारा और स्कूटर का आविष्कार जो जी ब्राडशॉ के द्वारा किया गया था। तो बहुत सारे आविष्कार हैं लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट है जिसे आप याद रखेंगे।
अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, टोक्यो। यहाँ पे प्रश्न के हिसाब से दिया गया है, जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। विकल्प में जो सूर्योदय का जो है दिया हुआ है, तो सबसे पहले टोक्यो होगा। जापान को हम लोग सूर्योदय के देश के नाम से जाते हैं, और जापान का अगर पूरा नाम पूछा जाए तो नेपियन हो जाएगा। और ग्रीनविच टाइम के आधार पर जो है न्यूजीलैंड सूर्योदय का देश कहा जा सकता है, क्योंकि न्यूजीलैंड का टाइम जो है ग्रीनविच टाइम से प्लस 13 घंटा है, जबकि जापान का टाइम सिर्फ ग्रीनविच से 9 घंटा प्लस है। भारत में अरुणाचल प्रदेश को सूर्योदय का राज्य कहा जा सकता है, क्योंकि ये सबसे पूर्वी छोर है, और भारत में सबसे पहले सूर्योदय जो है अरुणाचल प्रदेश में होता है। अरुणाचल प्रदेश के सूर्योदय और गुजरात के सूर्योदय में 2 घंटे का अंतर हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजा रवि वर्मा हो जाएगा। मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के जो चित्रकार थे राजा रवि वर्मा थे। इस पेंटिंग में दमयंती राजा नल के बारे में हंस से बात करते हुए दिख रहे हैं। उर्वशी और पुरुवा की जो प्रथम मिलन का चित्र भी है राजा रवि वर्मा के द्वारा बनाया गया है। राजा रवि वर्मा के चित्रों में अर्जुन का सन्यासी के रूप में, और चमेली फूलों के बाल संवारते हुए महिला, रावण का सीताहरण और जटायु के संघर्ष, और संगीत सभा, शांतनु और मत्स्यगंधा इत्यादि ये जो है उनके फेमस चित्र में है। राजा रवि वर्मा त्रावणकोर के शासक थे। राजा रवि वर्मा ने चित्रकारी रामास्वामी नायडू, आलागिरी नायडू और थियोडर जॉनसन से सीखी थी। तो ये भी ध्यान देने वाली बात है। अमृता शेरगिल की जो इनका जो कुछ कीर्ति है इसके बारे में जानते हैं। यंग गर्ल्स ब्रह्मचारीज, ब्राइड्स टॉयलेट, विलेज सीन, इन द लेडीज इन क्लासोर, और सिएस्टा, और चिली वाइफ और कैमल सी इनकी जो है रचना है। इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा रचित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैला आंचल। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा मैला आंचल पुस्तक लिखी गई है। मैला आंचल भारत का प्रथम आंचलिक उपन्यास है। मैला आंचल उपन्यास जो है पूर्णिया के मेरीगंज को आधार बनाकर लिखा गया है। फणीश्वर नाथ रेणु की जो इम्पोर्टेंट इनके जो बुक हैं या फिर कृतियाँ मानते हैं हम लोग, मैला आंचल, प्रतिकथा, जुलूस, दीर्घ पता, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड इत्यादि है। राग दरबारी उपन्यास जो है श्री लाल शुक्ल की रचना है। अंधा युग पुस्तक जो है धर्मवीर भारती की रचना है। गुनाहों के देवता का जो पुस्तक है ये भी धर्मवीर भारती की रचना है। तो इनके बारे में भी आप लोग जानेंगे। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं, अनुवांशिकी के जनक वैज्ञानिक कौन है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रेगर मेंडल हो जाएगा। अनुवांशिकी के जनक ग्रेगर मेंडल हैं। वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होते हैं अनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। अनुवांशिकता की जो खोज है, ये जो आप कहते हैं इसका जो शब्द है विलियम वाटसन के द्वारा दिया गया था। जिन शब्द सर्वप्रथम विलियम जोहानसन ने दिया था। और इसके बाद जैसे ग्रेगर मेंडल का बात करें अनुवांशिकी का, तो ये इसके लिए इन्होंने मटर के पौधे का चुनाव किया था। जीवधारी के जो लक्षण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ते हैं उसे फिनोटाइप कहते हैं। रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ह्यूगो डी व्रीज ने उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत दिया था। चार्ल्स डार्विन के द्वारा जैव विकास का सिद्धांत दिया गया था, जिसे डार्विनवाद के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अगला प्रश्न देख लेंगे, नीचे दिए गए स्तंभों में राज्यों का नाम और वहां अवस्थित न्यूक्लियर रिएक्टरों के नाम इसमें विकल्प में मिलाना है। तो इसको देखिए कि ये जो है इसका जो सही मिलान होगा ये होगा, 1 का 2 है। तो कर्नाटक ये जो है कैगा कर्नाटक में है। अब तमिलनाडु का ये जो है कोडनकुलम हो जाएगा, बी का जो है आपको 4 नंबर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का जो है आपको नरोरा हो जाएगा, 3 का जो है 1 नंबर। और गुजरात का जो है काकरापारा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ये हो गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है?
तो इसमें देखिए कि क्या दिया है, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ये देखिए कि राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ था, ये गलत है। राज्यसभा का गठन जो है 1952 में हुआ था, और जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 का अगर जिक्र करें तो उसमें संसद का प्रयोग किया गया, जिसके अंतर्गत जो है हम लोग लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आते हैं। तो इसमें 80 में जो है राज्यसभा के गठन का प्रावधान है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। राष्ट्रपति के द्वारा जो है लोकसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है, जो कला, साहित्य, समाज सेवा और विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट अपने क्षेत्र में रहते हैं, उनके लिए उनका मनोनयन किया जाता है। राज्यसभा की जो अधिकतम संख्या है 250। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बीमारियां और उनके जांच को सही रूप में दोनों स्तंभों से मिलान करें। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका ये है, ए का 3 है, यानी कि विडाल टेस्ट जो है टाइफाइड में करवाया जाता है। उसके बाद देखिए बी का 5 नंबर है, बी में जो देखिए डिक टेस्ट जो है स्कॉलरेट फीवर में किया जाता है। उसके बाद टॉर्निकेट टेस्ट, ये जो है आपको सी नंबर का 2 हो जाएगा, डेंगू बुखार में। टॉर्किनेट टेस्ट जो है डेंगू बुखार में किया जाता है। उसके बाद डी नंबर का देखिए आर फैक्टर का जो है इसका यूज जो है आपको 1 नंबर दिया है, गठिया में किया जाता है। एलिसा टेस्ट जो है आपको एड्स की जांच में किया जाता है। तो इतना याद रखेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि एलिसा का जो टेस्ट है ये आपको एड्स के लिए किया जाता है। इसका अगर फुल फॉर्म पूछा जाए तो इसका एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉर्बेंट एसएससी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में ब्राजील में नवजात शिशुओं में माइक्रोसेफली या लघु शीर्षता के लक्षण मिले हैं, इसका क्या कारण है। तो ये उस समय का करंट जरूर है, लेकिन ये बीमारी के बारे में जानना जरूरी है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जीका वायरस हो जाएगा। ब्राजील में जो नवजात शिशुओं में माइक्रोसेफली का या लघु शीर्षता कहते हैं, ये जीका वायरस के कारण हुआ था। और जीका वायरस का जो संक्रमण होता है ये मच्छरों के काटने से फैलता है। जीका वायरस गर्भवती महिलाओं के शिशुओं को प्रभावित करती है। इबोला वायरस में व्यक्ति को रक्तस्राव वाला जो है यौन यानी कि हेमरेजिक बुखार हो जाता है। चेचक एक संक्रामक रोग है जो वेरियोला वायरस से होता है। रुबेला जो है रुबेला को जर्मन मिनल्स भी हम लोग कहते हैं, और यह एक विषाणु जनित संक्रमण है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जियोकिन गुजमर्न उर्फ अल चापो गुजमैन है एक। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, मैक्सिको का नशीली दवाओं का ये उस समय का ये फेमस रहा होगा, जिसके बारे में ये दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, मैक्सिको का नशीली दवाओं का ये तस्कर है। अगला प्रश्न देखते हैं। कार की बैटरी में इसका इस्तेमाल होता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा। कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल को ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहा जाता है, H2SO4। और अगर हम लोग कुछ और साइट्रिक एसिड में जो है ये कहाँ कहाँ यूज होता है, तो ये नींबू वगैरह में इसका यूज होगा। अगर सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 1:3 के अनुपात को हम लोग अगर मिलाए तो ये एक्वारेजिया कहलाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। 2015 में गठित नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं। तो ये उस समय का करंट था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, उस समय के अरविंद पनगडिया थे। नीति आयोग की स्थापना आपको 1 जनवरी 2015 को होती है। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ये योजना आयोग के स्थान पर ही ये नीति आयोग है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, तो ये याद रखेंगे आप लोग। इसकी जो योजना आयोग के बारे में अगर हम लोग बात करें तो योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को किया गया था। अगर नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष के बारे में बात करें तो इसका डॉक्टर राजीव कुमार, और नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। भारतीय नौसेना तथा वायुसेना ने 2015 में ऑपरेशन राहत चलाकर भारतीय को अन्य एक देश से निकाला था, सही चुने। तो ये करंट का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है इसमें। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर
ये डी हो जाएगा, इसका यमन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, बोको हरम क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, नाइजीरिया का एक आतंकवादी संगठन है। बोको हरम नाइजीरिया का एक आतंकवादी संगठन है जिसकी स्थापना 2002 ईस्वी में हुआ था। बोको हरम आतंकवादी संगठन की जो स्थापना है मोहम्मद यूसुफ के द्वारा किया गया था। इस संगठन को इस्लामिक स्टेट ऑफ वेस्ट अफ्रीका प्रोविंस के नाम से भी जाना जाता है। आतंकवादी भय, आतंक और हिंसा के द्वारा अपने अवैध मांगों को प्राप्त करना चाहते हैं। ये उस समय का बहुत ही फेमस, जैसे ISIS बाद में रहा, तो ये बोको हरम भी बहुत फेमस था और कुख्यात तो इसको कह सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किन्हें प्रदान किया गया? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर डी, लाल बहादुर शास्त्री। मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री जी को प्रदान किया गया। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु ताशकंद में 11 जनवरी 1966 को हो गई। 1966 में भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री को प्रदान किया गया था। और MG रामचंद्रन की बात करें तो उन्हें 1988 में मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान किया गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को 1990 में मरणोपरांत प्रदान किया गया। के स्वामी जो कामराज थे और उनको जो है 1976 में प्रदान किया गया। भारत रत्न जो है हमारा भारत का सबसे बड़ा सिविल अवार्ड है जिसकी शुरुआत 1954 ईस्वी में की गई थी। वर्ष 1954 में जब इसकी शुरुआत की गई थी तो सर्वप्रथम जो है भारत रत्न का पुरस्कार डॉक्टर S राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी तथा चंद्रशेखर वेंकट रमन को दिया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, गाय की गर्भावधि क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, 274 से 280 दिन हो जाएगा। इसमें जो गाय की जो गर्भा अवधि है ये 274 से 280 दिन है। इसमें कुछ अन्य पशुओं के बारे में भी जान लेते हैं, जैसे हाथी का 624 दिन है एवरेज इनका जो गर्भकाल है। भैंस का आपको 312 दिन है। जो भेड़ है इसका 150 दिन होता है। बकरी का 148 दिन, सूअर का 114 दिन। तो कुछ अन्य पशुओं का भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सतलज हो जाएगा। सतलज नदी का उद्गम भारत में नहीं है। सतलज नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप राकसताल से निकलती है। सतलज नदी शिवालिक श्रेणी को पार कर पंजाब में प्रवेश करती है। व्यास नदी का उद्गम स्थल रोहतांग दर्रे के समीप व्यास कुंड है। चिनाब नदी जो है हिमालय में टांडी में चंद्र एवं भागा नदियों के संगम से बनता है। चिनाब नदी जो है सिंधु नदी की सहायक नदी है। रावी नदी कांगड़ा जिले के रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती है। सिंधु नदी मानसरोवर झील के पास सोनो ख्वाब नदी से हिम नदी से निकलती है, या सिंघी खवाब भी कहीं कहीं हम लोग बोलते हैं इसे। सिंधु नदी के बारे में अगर पूछा जाए तो इसका जो जल बंटवारा समझौता है 1960 ईस्वी में विश्व बैंक के हस्तक्षेप से हुआ था, जिसका ऊपरी 20% का जो है इसमें जो है 20% पर भारत का इसमें अधिकार है। ऊपरी जो भी नदियां हैं उसमें से 20% का उपयोग भारत करेंगे और नीचे वाले का जो है 20% पाकिस्तान करेंगे। तो यही समझौता उस समय में हुआ था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपको ऑप्शन नंबर डी है, इसका मूल अपीलीय और परामर्श संबंधित क्षेत्राधिकार। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में जो है कथन सही है कि इनका मूल अपीलीय और परामर्श संबंधित क्षेत्राधिकार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 तक जो है उच्चतम न्यायालय के संबंध में इसमें वर्णन है। उच्चतम न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को किया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 में उच्चतम न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, जिसके अंतर्गत केंद्र राज्यों के बीच विवाद, राज्यों के बीच विवाद और एक और केंद्र एवं कुछ राज्य तथा दूसरी ओर कुछ राज्यों के बीच अगर विवाद हो तो उसका निपटारा। अनुच्छेद 32 के अधीन मौलिक अधिकार के अभिरक्षक के संबंध में भी इसे हम लोग जानते हैं, ये इसका जो है मूल एवं प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र आता है। और अनुच्छेद जो भारतीय संविधान के 132 से 36 तक जो है
उच्चतम न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार तथा विशेष प्रायोजन के संबंधित अधिकार से संबंधित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जलीकट्टू सांडों की लड़ाई किस राज्य से संबंधित है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वो है ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु से हो जाएगा। जलीकट्टू सांडों की जो लड़ाई है तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। जलीकट्टू सांडों की लड़ाई हिंसक और कानूनी रूप से अमानवीय होने के कारण उच्चतम न्यायालय ने इस पर रोक लगा दिया है। और ओणम त्यौहार जो है केरल में ये मनाया जाता है। पोंगल त्यौहार तमिलनाडु में मनाया जाता है। बिहू असम का त्यौहार है। रथ यात्रा ये ओडिशा का लोकप्रिय उत्सव है। नौका विहार केरल का उत्सव है जिसे ओणम के रूप में हम लोग जानते हैं। पतंग नौका विहार और ओणम ये सब जो है वहाँ का फेमस जो है केरल का त्यौहार है। पतंग उत्सव गुजरात के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और बुल फाइटिंग जो है स्पेन का ये राष्ट्रीय खेल है। अगला प्रश्न याद रखेंगे कि निम्न में से कौन सी दो नदियाँ अमरकंटक से उद्गमित हैं अर्थात वहाँ से निकलती हैं? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा और सोन हो जाएगा। नर्मदा और सोन दो नदियाँ अमरकंटक से उद्गमित अर्थात निकलती है या उनका उद्गम स्थान है। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलकर पश्चिमी दिशा की ओर प्रवाहित होती है। सोन नदी जो है अमरकंटक से निकलकर पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होकर पटना के समीप जो है गंगा नदी में मिल जाती है। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी पश्चिम की ओर प्रवाहित होकर खंबात की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। ये दोनों नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं कर एस्चुअरी का निर्माण करती है। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश का जीवन रेखा भी कहा जाता है। नर्मदा जो है ये मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के रूप में बहुत ही फेमस नदी है। चंबल नदी जो है मध्य प्रदेश के मऊ के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी से निकलती है। अगला प्रश्न देखेंगे। कौन सा स्थान ब्रह्मा के मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपको वह है ऑप्शन नंबर ए, पुष्कर हो जाएगा। भारत में पुष्कर जो है ब्रह्मा मंदिर और पशुओं के मेला के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान के अजमेर के पास पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ पर मेला लगता है। यहाँ श्रीरंगनाथ स्वामी का मंदिर भी है। पुष्कर एक झील का नाम है। पुष्कर ऊंट के मेला के लिए प्रसिद्ध है और पुष्कर जो है एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है। सूरजकुंड मेला हरियाणा के फरीदाबाद में हस्तशिल्प मेला के कारण से जो है ये फेमस है। सोनपुर मेला एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। सोनपुर में हरिहरनाथ मंदिर जो है प्रसिद्ध है। उज्जैन में जो है कुंभ का मेला का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य कौन है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम हो जाएगा। भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य सिक्किम है। सिक्किम भारत का पहला ऐसा राज्य है जहां पर खेती पूर्णतया जैविक खाद पर आधारित है। जैविक खाद स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए अत्यधिक लाभदायक होते हैं। सदाबहार क्रांति में जैविक खाद पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित किया गया है और जैविक खाद से विदेशी मुद्रा का बचत भी होता है और वर्मी कल्चर जैविक खेती से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उच्छृंखल कानून कोई कानून नहीं है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में इस सिद्धांत को संपुष्ट किया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यूनियन कार्बाइड केस के मामले में उच्छृंखल कानून कोई कानून नहीं है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो है यूनियन कार्बाइड केस के मामले में सिद्धांत को संपुष्ट किया गया है। भोपाल स्थित जो अमेरिका की यूनियन कार्बाइड कंपनी में 3 दिसंबर को या फिर 2 दिसंबर की रात कहें कि वो जहरीली गैस का जो रिसाव हुआ था जिसमें मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण से जो है बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी उस समय में। तो उस समय जो यूनियन कार्बाइड कंपनी के अध्यक्ष और सीईओ वारेन एंडरसन थे और इस कंपनी की स्थापना 1917 में हुई थी और भारत में ये जो है 1969 में कीटनाशक फैक्ट्री के रूप में इसका जो है ओपन हुआ था। ये यूनियन कार्बाइड केस में उच्चतम न्यायालय मुआवजा की राशि को अपर्याप्त बताया गया था इनके द्वारा। मेनका गांधी वाद जो है 1978 में लाया गया था। शाह बानो केस जो है ये तलाक से संबंधित है और इंदिरा साहनी केस 1992 में आरक्षण से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे। युद्धग्रस्त क्षेत्रों में खनन कर राजद्रोही गतिविधियों के लिए
बेचे जाने वाले हीरे जो है निम्न में से किस नाम से जाने जाते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ब्लड डायमंड, कन्फ्लिक्ट डायमंड और वार डायमंड, ये तीनों हो जाएगा। ये जो है युद्धग्रस्त क्षेत्र में जो खनन कर राजद्रोही गतिविधियों के लिए बेचे जाने वाले हीरे को हम लोग जानते हैं ब्लड डायमंड, कन्फ्लिक्ट डायमंड और वार डायमंड तीनों के रूप में। ब्लड डायमंड एक फिल्म जो है 2006 में एडवर्ड जैविक के डायरेक्टर में ये इनके द्वारा बनाया गया। और लाल रंग के हीरे को ब्लड डायमंड कहा जाता है क्योंकि इसे प्राप्त करने के लिए खून खराबे तक होती है। इस कारण इस खूनी हीरे को इसे जो है खूनी हीरा या कहा जाता है। कन्फ्लिक्ट डायमंड और वार डायमंड भी इसे कहा जाता है। ये बहुत ही ये सब रेयरिस्ट ये सब डायमंड है। अगला प्लस देखेंगे, वोहरा कमेटी रिपोर्ट जो राजनीति के अपराधीकरण की कमेटी थी के द्वारा जो है इसके अध्यक्ष उस समय का ये करंट अफेयर्स है कि श्री NN वोहरा जो है कहाँ के राज्यपाल हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर उस समय के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर के उस समय में ये राज्यपाल थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, शराबबंदी संविधान के किस धारा में निर्देशित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, धारा 47 हो जाएगा। शराबबंदी संविधान की धारा 47 में निर्देशित है। भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक जो हमारे संविधान का राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, उसी में अनुच्छेद 47 के अंतर्गत पोषण का जो स्तर है, जो पोषाहार स्तर है, जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए, लोक स्वास्थ्य के सुधार करने के लिए जो है जो राज्य का दायित्व दिया गया है। और इसी कारण इससे स्पष्ट है कि लोक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए शराबबंदी कानून लागू किया जा सकता है। अनुच्छेद 37 के अनुसार इस भाग को लागू करना राज्य के संसाधन और इनकी इच्छा शक्ति पर निर्भर करेगा। अनुच्छेद अगर 50 की बात करें तो ये कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है। अनुच्छेद 48 में जो है कृषि एवं पशुपालन के संवर्धन से ये संबंधित है। अब बिहार में जहाँ तक बात की जाए तो अप्रैल 2016 से बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू किया गया है। और बिहार के जो सर्वप्रथम जो है मुंगेरी लाल समिति के रिपोर्ट पर जो है तत्कालीन मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के द्वारा जो है इस पहली बार शराबबंदी इसमें लागू किया गया था। बिहार में 5 अप्रैल 2016 से पूर्ण शराबबंदी है। और अब तक जो है बिहार में जो है 3 बार अहम संशोधन किए जा चुके हैं। ये शराब से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट ये फैक्ट हैं, तो जिसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, फीफा विश्व कप 2018 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो ये करंट के लिए था जो बीत चुका है। तो चलिए इसका आंसर बता देते हैं, ऑप्शन नंबर बी, ये रूस हो जाएगा उस समय का आंसर। और 23वां जो करंट में होने वाला है, 23वां फीफा विश्व कप 2026 में जो होने वाला है, ये कनाडा के मॉन्ट्रियल में होगा। इसे आप लोग याद रखेंगे, 2026 का जो कनाडा के मॉन्ट्रियल में होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण क्या होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, मिल्क फीवर हो जाएगा। दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण मिल्क फीवर होता है। पशु प्लेग, रिंडर पेस्ट जो है विषाणुओं से होने वाला रोग है जो कि जुगाली करने वाले लगभग सभी पशुओं को होता है। लंगड़ा बुखार जैसे कि ब्लैक क्वार्टर जीवाणुओं से होने वाला रोग है। यह रोग जो है गाय और भैंस दोनों को होता है। ब्रुसिल्ला लोसिस जो है एक जीवाणु जनित रोग है। इस रोग में जो है गोप पशुओं को और भैंसों में गर्भावस्था के जो है अंतिम त्रपास में ये गर्भपात हो जाता है। बेबीसियोसिस अथवा टिक फीवर जो है पशुओं में प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। इसमें जो पशुओं के पेशाब में खून आने लगता है। और पशुओं में जो है एंथ्रेक्स रोग जो है जीवाणु के कारण से होता है। इस रोग के कारण जो है पीड़ित पशु जो है सुस्त हो जाता है और पागुर करना बंद कर देता है। तो ये पशु से संबंधित इतनी सारी बीमारियां थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, द ओल्ड मैन एंड द सी, जो इसका जो है नाम जो है संक्षिप्त नॉवेल उपन्यास के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, एक मिनट, और इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्नेस्ट हेमिंग्वे हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 356।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 राज्यों में जो है संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 365 का बात करें तो यह ये प्रावधान करता है कि राज्य का शासन 356 की बात करें कि ये 365 में ये राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, और 365 में यह प्रावधान है कि राज्य का शासन समुचित रूप से नहीं चल पा रहा है तो चेतावनी दिए गए राज्यों को पहले वो चेतावनी दे सकते हैं, उसके बाद उससे भी अगर नहीं होगा तो केंद्र सरकार अपने अधिकार में उसे ले सकता है। तो ये 365 और 356 में ये मामूली अंतर है, थोड़ा ध्यान रखेंगे। इसमें भी लेता है लेकिन इसमें चेतावनी देकर, और उसमें राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है 56 में। अगर 355 का ये बात करें तो इस प्रावधान के अनुसार राज्यों की सुरक्षा जो है बाहरी और आंतरिक रूप में जो है केंद्र सरकार का दायित्व है, जिसके कारण से है ये जो है 355 में इसका जिक्र है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 की बात करें तो ये वित्तीय अनुपात से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 359 में यह प्रावधान किया गया है कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करती है तो राष्ट्रपति जिस मौलिक अधिकार को अधिसूचित करता है वो अधिकार निलंबित या सीमित हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में जेनेटिक रूप से परिवर्तित किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशंसित किया गया है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बीटी कॉटन हो जाएगा। भारत में जेनेटिक रूप से परिवर्तित बीटी कॉटन को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशंसित किया गया है। बीटी कॉटन के विषय में महत्वपूर्ण तथ्य निम्न है, जैसे कि बीटी जो कपास को मिट्टी में पाए जाने वाले जीवाणु बैसिलस यूरेनियाजेंसिस से जीन निकालकर निर्मित किया गया है, और ये जो है इस जीन को क्राई IAC नाम दिया गया है, और ये जो है कीटों के प्रति प्रतिरोधकता पैदा करता है, जिसके कारण जो है कीटनाशकों के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती है। तो ये सब इसका ध्यान रखेंगे। कुछ अगला प्रश्न देख लेते हैं, नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा प्रदान किए जाते हैं, दिए जाते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, स्वीडन हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार स्वीडन देश के द्वारा दिए जाते हैं। स्वीडन वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में वर्ष 1901 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है उस समय से, और अल्फ्रेड नोबेल 1867 में डायनामाइट का इनके द्वारा आविष्कार किया गया था। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, और साहित्य, शांति, भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा 1968 ईस्वी से की गई है, और अर्थशास्त्र के प्रथम नोबेल पुरस्कार की बात करें तो 1969 में ये प्रदान किया गया है। नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर को दिया जाता है। इसमें जो पुरस्कार की राशि है 1 करोड़ स्वीडिश क्रोनर है। शांति का जो नोबेल पुरस्कार को छोड़कर बाकी सारे नोबेल पुरस्कार स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। सिर्फ शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वह नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार से संबंधित प्रश्न बराबर परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं। अभी हाल ही में सभी को नोबेल पुरस्कार कंटिन्यू प्रदान किया जा रहा है, तो 2023 का भी नोबेल पुरस्कार आप लोग याद रखेंगे। अगला देखिए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट 1915 से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसके संस्थापक कौन थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, पंडित मदन मोहन मालवीय हो जाएगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट 1915 से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ये प्रभावी हुआ, और ये जो है इनके संस्थापक के रूप में पंडित मदन मोहन मालवीय को जाना जाता है। BHU की जो स्थापना है आपको, यही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 4 फरवरी 1916 को हुआ, और BHU की जो उद्घाटन तत्कालीन वायसराय जो है लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा की गई थी, और इस समारोह में महात्मा गांधी जी के द्वारा भी भाग लिया गया था और भाषण दिया गया था। 1898 में एनी बेसेंट ने स्ट्रोल स्कूल की स्थापना बनारस में की थी, और ये जो है पंडित मदन मोहन मालवीय को जो है हम लोग महान मना के नाम से भी जानते हैं। 1915 ईस्वी में पंडित मालवीय ने हिंदू महासभा की स्थापना की थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर कांग्रेस द्वारा बनाए गए कमेटी के अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय थे। नेहरू रिपोर्ट 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली भारतीय संविधान समिति से ये संबंधित है। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं, निम्नलिखित 2 कॉलमों में से सही मिलान करें। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ये देखिए ए हो जाएगा। इसका ए का देखिए इसमें 4 हो जाएगा। ए का 4 है कि बांदीपुर जो है कर्नाटक में है,
बुक्सा टाइगर रिजर्व जो है ये आपको ऑप्शन नंबर 3 है, ये पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। माउंट आबू वाइल्ड लाइफ आश्रयनी जो है ये आपको ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राजस्थान में। पेंच जो है मध्य प्रदेश में हो जाएगा। तो ये जो है बांदीपुर के अलावा जो है बहुत सारे नेशनल पार्क आपको कर्नाटक में है। बांदीपुर, बनेरघट्टा, ये सब याद रखने के लिए ज़रूरी है। और पश्चिम बंगाल में भी बहुत सारे हैं। और असम का तो बहुत फेमस है, रायमोना, डिब्रूगढ़, उसके बाद मानस है, उसके बाद काजीरंगा, ये सब बहुत फेमस है, उसे याद रखने की ज़रूरत है। भारत का अगर प्रथम नेशनल पार्क की बात करें तो ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। यह नेशनल पार्क जो है उत्तराखंड में स्थित है। भारत का प्रथम नेशनल पार्क का दर्जा इसे 1936 में दिया गया है। और भारत की टाइगर रिजर्व की बात करें तो अभी टोटल इसका जो है संख्या 53 है। और इसकी स्थापना जो है या इसके प्रोजेक्ट की शुरुआत करें तो बात 1973 से ये शुरू हुआ है। और बिहार में एकमात्र नेशनल पार्क वाल्मीकि नेशनल पार्क है। यह नेशनल पार्क पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य को दूसरा टाइगर रिजर्व बनाने का प्रस्ताव अभी प्रक्रियाधीन है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, गंगा की डॉल्फिन हो जाएगा। गंगा की डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। 18 मई 2010 को डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय प्राणी घोषित किया गया। 5 अक्टूबर 2009 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गंगा नदी घाटी प्राधिकरण की एक बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा जो है इनके सुझाव पर जो है विलुप्त हो रही गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित करने का फैसला किया गया। राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध संस्थान पटना में है। और डॉल्फिन संरक्षण केंद्र जो है विक्रमशिला में अवस्थित है। विक्रमशिला डॉल्फिन संरक्षण केंद्र गंगेटिक डॉल्फिन की संरक्षण के लिए व्यवस्थित किया गया है। और डॉल्फिन का अगर वैज्ञानिक नाम पूछा जाए तो इसका नाम प्लेटिनिस्ट गंगेटिका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सूची 1 को 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका 1 हो जाएगा। ये ए का 1 है। ए का 1 मीन्स खाद्य उत्पादन में जो वृद्धि है वो हरित क्रांति हो जाएगा, ये सही है। दुग्ध उत्पादन में जो ये वृद्धि है ये श्वेत क्रांति हो जाएगा। दूध उजला है तो ये श्वेत क्रांति हो जाएगा। मत्स्य उत्पादन ये जो है आपको नीली क्रांति से, इसका जो है सी नंबर का जो है 2 हो जाएगा। और उर्वरक जो है भूरी क्रांति हो जाएगा। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं, हरा सूचकांक विकसित किया गया है किस चीज के लिए? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा। हरा सूचकांक जो है ग्रीन इंडेक्स जो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा विकसित किया गया है। निवेशकों की को जो है उभरती हुई अर्थव्यवस्था में व्यापार करने वाली कंपनियों को जो है कार्बन दक्षता, जो कार्बन इफिशियंसी का पता करने के लिए जो सुविधा प्रदान करने वाले जो इनके लिए जो है विश्व बैंक के द्वारा जो ग्रीन इंडेक्स नाम से एक पर्यावरण अनुकूल स्टॉक मार्केट इंडेक्स विकसित किया गया है। हरा सूचकांक जो है MFI के पर्यावरणीय प्रदर्शन का जो है आकलन करने के लिए एक व्यवहारिक उपकरण है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये इसमें नहीं है। भारतीय संविधान के जो मूलभूत ढांचे की बात है 1973 ईस्वी में केशवानंद भारती बनाम केरला राज्य में जो है ये उच्चतम न्यायालय के द्वारा ये उल्लेख किया गया था। इसमें उच्चतम न्यायालय के द्वारा निर्णय दिया गया था कि संविधान जो है संसद के द्वारा जो संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकता है, लेकिन संविधान के आधारभूत ढांचे को नहीं बदल सकता है। इसमें नेगेटिविटी के बारे में बात किया गया था कि कोई नेगेटिव चेंजिंग आप नहीं कर सकते हैं। इससे पूर्व जो है 1967 में उच्चतम न्यायालय में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद में यह कहा गया था कि संसद मौलिक अधिकार में परिवर्तन नहीं कर सकता है। 1980 में मिनर्वा मिल्स मामले में जो है उच्चतम न्यायालय ने यह फैसला दिया कि न्यायिक समीक्षा संविधान का आधारभूत लक्षण है, अतः संसद के पूर्व बनाए गए कानून को अवैध घोषित इनके द्वारा कर दिया गया। अगला प्रश्न देखेंगे, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बेनेगल
नरसिंह राव अर्थात BN राव। तो संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर हुआ था और संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुआ और इसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया और 2 दिन के बाद 13 दिसंबर 1946 को जो है पंडित नेहरू के द्वारा जो अपना रिपोर्ट सबमिट किया गया था, जो इनका जो उद्देश्य प्रस्ताव, जिसे बाद में प्रस्तावना के रूप में एक्सेप्ट भी किया गया। भारतीय संविधान के जो संविधान सभा के उपाध्यक्ष है ये SC मुखर्जी थे। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई, जिसमें तत्काल में जो उस समय जो अवेलेबल थे 284 सदस्य थे, जिनके द्वारा अंतिम रूप से इस पर हस्ताक्षर किया गया और 26 जनवरी 1950 से 12 मई 1952 तक संविधान सभा अंतरिम संसद के रूप में इनके द्वारा कार्य किया गया और उसके बाद ये संसद के रूप में परिणित हो गया। और संविधान जो है हम लोग 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं और संविधान सभा का जो मांग है सर्वप्रथम MN राय जी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी, या फिर अर्थात ये कहें कि ये मूल कर्तव्य जो है किस समिति की सिफारिश पर लागू की गई थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी स्वर्ण सिंह समिति हो जाएगी। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर नागरिकों के मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की गई थी, जिसे हम लोग 42वें संविधान संशोधन के रूप में भी जानते हैं। स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जो अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत 10 मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया था और इसमें 2002 में एक और संशोधन जो 86वां संविधान संशोधन करके इस एक्ट के द्वारा जो है मौलिक कर्तव्य इसमें एक और जोड़ा गया कि जो बच्चों में शिक्षा से संबंधित था और इसमें जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के शिक्षा से संबंधित इसमें एक मौलिक अधिकार इनका जोड़ा गया। वर्तमान में अगर बात करें तो संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जो है रूस के संविधान से लिया गया है। सर्वप्रथम रूस के संविधान में मूल कर्तव्यों का समावेश किया गया था। और चलिए बात करते हैं कि कोठारी समिति का संबंध जो है शिक्षा से संबंधित थी ये, और बलवंत राय मेहता समिति और ये जो अशोक मेहता समिति है ये आपको पंचायती राज से संबंधित समिति है। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति को पत्र लिखकर। सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं अपना पद का जो है त्याग कर सकते हैं राष्ट्रपति को पत्र लिखकर। और भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय के शक्ति और अधिकार जो है USA के संविधान से लिया गया है। उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश की नियुक्ति कॉलेजियम की सिफारिश पर ये करते हैं। और कॉलेजियम प्रणाली के जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली न्यायाधीशों का ये समूह होता है जो सीनियरिटी के आधार पर होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। इसमें देखिए प्रावधान नहीं दिया गया है। निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है किसके द्वारा, तो ये गलत है। तो इसका जो सही आंसर है इसके हटाने से संबंधित कोई भी विकल्प इसमें सही नहीं है। जो इसका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से 29 जो है निर्वाचन आयोग से संबंधित है। निर्वाचन आयुक्त एवं मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और मुख्य निर्वाचन आयुक्त को संसद द्वारा जैसी प्रक्रिया जैसे महाभियोग प्रक्रिया से ही हटाया जा सकेगा। 1993 के निर्वाचन आयोग को बहुसदस्यीय कर दिया गया अस्थायी रूप से इसे। और निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद और विधानसभा के समुचित रूप से चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। निर्वाचन आयोग शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए उत्तरदायी है। निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीतिक दलों को मान्यता दिया जाता है। भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त के बारे में अगर जाने तो ये सुकुमार सेन थे। अगला प्रश्न देखेंगे।
टाइगर वुड किस खेल से संबंधित हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए गोल्फ हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, ध्वनि तरंगें चल नहीं सकती हैं, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी निर्वात में। ध्वनि तरंग निर्वात में नहीं चल सकती है। ध्वनि तरंग एक यांत्रिक तरंग है, न कि विद्युत चुम्बकीय तरंग है। ध्वनि के संचरण के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। ठोस में ध्वनि अनुप्रस्थ तरंग के रूप में भी संचरण कर सकती है और सामान्य ताप व दाब जो है वायु में जो है ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो इसके ध्वनि के जो सुनने की कुछ सीमाएं हैं उसके बारे में जानते हैं। जैसे अपश्रव्य, जिसे 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति को हम लोग नहीं सुन सकते हैं, तो वो अपश्रव्य हो जाता है। और श्रव्य सीमा जो है 20,000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच ये होती है, जिसे हम लोग सुन सकते हैं। और पराश्रव्य होता है जो 20,000 हर्ट्ज से भी ऊपर होता है, जिसे हम लोग पराश्रव्य ध्वनि के रूप में जानते हैं। अति ध्वनिक जो है 1 गीगाहर्ट्ज से भी ऊपर हो जाता है और इस आवृत्ति को जो है हम लोग अति ध्वनिक कहते हैं। और मैक संख्या, जो वायुयान की मैक संख्या होता है, वो लगभग जो ध्वनि की जो वेग होती है, जो सिंपल वेग होती है, जैसे 332 मीटर प्रति सेकंड, तो उसके बराबर ही अगर एक मैक संख्या अगर किसी की स्पीड है तो उसका माना जाना चाहिए कि वही स्पीड है जो ध्वनि का वेग प्रति मीटर प्रति सेकंड है। अगला प्रश्न देख लेंगे, सॉरी मीटर प्रति सेकंड, प्रति मीटर नहीं, आप लोग ध्यान देंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसमें दिया गया है कि कूट से मिलाने के लिए, तो इस प्रश्न का मिलान देखिए। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर, हालांकि ये सी है, एक है एड्रेनलिन, ये जो है गुस्सा डर ये इस समय में हार्मोन है, ये जो स्रावित होता है। और एस्ट्रोजोन जो है बी का, ये 3 हो जाएगा, ये महिलाओं से संबंधित है। और इंसुलिन जो है, इंसुलिन के संबंध में ये जो है सी नंबर का 4, ये जो है ग्लूकोज से संबंधित है। और फेरोमोन्स जो है साथ ही आकर्षित करना और गंध ग्रहण शक्ति के माध्यम से ये जो होता है फेरोमोन्स। अगला प्रश्न देख लेते हैं, एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है किसके? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1000 kg CO2 के ये समतुल्य है। एक कार्बन क्रेडिट जो है इसके समतुल्य होता है। और किसी देश द्वारा जो है निर्धारित कार्बन उत्सर्जन की जो अधिकतम मात्रा में कटौती करने पर उसे कार्बन क्रेडिट प्रदान किया जाता है। कार्बन उत्सर्जन की जो कम करने के उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल विकसित किया गया है। और इसके लिए जो है देश को 3 विकल्प दिया गया है, जो निम्न है, अंतर्राष्ट्रीय उत्सर्जन व्यापार, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म और संयुक्त क्रियान्वयन। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन हो जाएगा। सिलिकॉन तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है। सोलर सेल एक ऐसी युक्ति है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। सोलर सेल प्रकाश वोल्टीय प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित है। यह एक अर्धचालक युक्ति है। सोलर सेल में पी-एन संधि डायोड का उपयोग किया जाता है। पी या एन की जो पतली सी परत होता है, यह उत्सर्जक का कार्य करता है। सोलर सेल का जो हम लोग यूज करते हैं, सोलर सेल से जो प्राप्त विद्युत धारा से बैटरियां आवेशित करके ऊर्जा संग्रहित करते हैं हम लोग, और इसका जो संग्रहण करके हम लोग इसे अपने घरेलू कार्यों के लिए या जो भी हो उसमें, जैसे कि सोलर सेल का उपयोग और भी कार्य हैं, जैसे कैलकुलेटर में, घड़ी में, फोटोग्राफी में इत्यादि में इसका यूज होता है। सोलर सेल का उपयोग कृत्रिम उपग्रहों के ऊर्जा के रूप में भी हम लोग यूज करते हैं इसका। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट बना होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए टंगस्टन हो जाएगा। इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन निकेल और कॉपर का मिश्रण होता है। टंगस्टन का गलनांक लगभग 3422 डिग्री और जनरली सब जगह 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट को चमकने के लिए 2700 डिग्री सेल्सियस तापमान की जरूरत होती है। और नाइक्रोम 80% और निकेल की जो है 20% क्रोमियम ये मिक्सअप करके ये इसका निर्माण किया जा सकता है। और नाइक्रोम मिश्र धातु का उपयोग जो है हीटिंग एलिमेंट के रूप में किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मिनीमाता व्याधि का मुख्य कारण क्या है?
तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी पारद विषाक्तता हो जाएगा। ये बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि ये जो बीमारी होने के कारण किस किस से एलिमेंट्स के कारण से होते हैं। जो मिनीमाता रोग है इसका जो प्रमुख कारण है वो पारा है। मिनीमाता रोग को सर्वप्रथम 1953 में जापान के जो है मिनीमाता नामक स्थान जो है वहाँ से क्यूशू शहर में ये हुआ था। और इटाई रोग जो है कैडमियम धातु से होने वाला रोग है। आर्सेनिक जो है प्रदूषित जल के उपयोग से चर्म रोग, चर्म कैंसर, यकृत, फेफड़े, गुर्दे एवं रक्त विकार संबंधित रोगों का के अलावा जो हाइपरकेराटिस और एस्केमिया रोग हो जाता है। अगला चलिए देख लेते हैं। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति अक्षम अथवा उनकी मृत्यु कार्यकाल में हो जाती है तो कार्यकारी राष्ट्रपति कौन होंगे? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। इसमें है कि यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति असक्षम हैं या उनकी मृत्यु कार्यकाल में हो जाती है तो कार्यकारी राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह जो है एक बार भारत के कार्यकारी राष्ट्रपति रह चुके हैं 1969 में। और भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पश्चात भारत का प्रोटोकॉल में दूसरे स्थान पर ये आते हैं। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्यों का प्रावधान है, जिसमें कुछ सदस्य जैसे कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें हो जाएगा। और इसमें जो कि 17वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसे अंतस्थापित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखेंगे। भारत में प्रथम न्यूक्लियर विस्फोट 1974 में कहाँ किया गया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी पोखरण हो जाएगा। भारत में प्रथम न्यूक्लियर विस्फोट 1974 में पोखरण में किया गया था। भारत में प्रथम न्यूक्लियर परीक्षण का कोड नाम जो है स्माइलिंग बुद्धा था। भारत में परमाणु कार्यक्रम का जो नींव रखने का श्रेय है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को जाता है। और भारत का जो पहला परमाणु परीक्षण है 11 मई 1998 को राजस्थान के पोखरण में हुआ। ये दूसरा हुआ था, पहला तो 1974 में हुआ और दूसरा 11 मई 1998 को। और दूसरा जो है 11 मई 1998 को किए गए परमाणु परीक्षण के उपलक्ष्य में इस दिन को जो है हम लोग आधिकारिक तौर पर 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई और उसे हम लोग मनाते हैं। अगला प्रश्न देख लेंगे। अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। अम्ल वर्षा नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के द्वारा होने वाला पर्यावरणीय प्रदूषण के कारण से ये होता है। अम्ल वर्षा में सल्फ्यूरिक एसिड जो H2SO4 और नाइट्रिक एसिड HNO3 होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल द्वितीयक प्रदूषक है। अम्ल वर्षा में सल्फ्यूरिक अम्ल 70% और नाइट्रिक अम्ल जो है 30% का योगदान देता है। और ग्रीन हाउस जो प्रभाव के लिए जो है मुख्य जिम्मेवार गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड को रक्त से संयोजन करने की क्षमता सबसे अधिक होता है, जिसके कारण से इसे बहुत ही खतरनाक माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एजोला हो जाएगा। एजोला को जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। पक्षियों के मलमूत्र, शरीर अवशेष, फार्म पर उगाई गई फसलों एवं उद्योगों के उत्पादों इत्यादि के विघटन से निर्मित पदार्थ को जैविक खाद्य कहते हैं। इसको जीवाश्म खाद्य या कार्बनिक खाद्य भी कहा जाता है। जैविक खाद्य के कुछ प्रकार हैं, जैसे गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद एवं जैविक खादें। एजोला से बायोडीजल भी तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। गन पाउडर किसका मिश्रण से बनता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें चारकोल, सल्फर एवं पोटेशियम नाइट्रेट हो जाएगा। गन पाउडर जो है जो चारकोल, सल्फर एवं पोटेशियम नाइट्रेट के मिश्रण से बनता है। गन पाउडर या फिर बारूद कहें, इसका आविष्कार रोजर बेकन के द्वारा किया गया था। नाइट्रोग्लिसरीन एक रासायनिक विस्फोट है जिसे 1864 में इतालवी रसायन एस्केनियो सोब्रो के द्वारा खोजा गया था।
नाइट्रोग्लिसरीन नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और ग्लिसरॉल का मिश्रण है। CF श्यान बीन ने 1864 में नाइट्रोसेल्यूलोज की खोज की थी, जिसे गन कॉटन भी कहा जाता है। और गन कॉटन कपास और एप्रन के नाइट्रिक एसिड का मिश्रण है। 1867 में अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा जो है डायनामाइट का आविष्कार किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में आर्सेनिक औषधि का जो है किसके उपचार के लिए मुख्यतया उपयोग किया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कैंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, लोहे का शुद्ध रूप क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, पिटवां लोहा हो जाएगा। लोहे का सबसे शुद्धतम रूप पिटवां लोहा है। ढलवां लोहा जो होता है वो वात्या भट्टी में बना लोहा ढलवां लोहा कहलाता है। इसमें तुलनात्मक रूप से कार्बन की जो परसेंटेज होती है उच्च होती है, और जिसके कारण यह कठोर तथा भंगुर होता है। पिटवां लोहा जो है यह लगभग लोहे का शुद्धतम रूप होता है। पिटवां लोहा मुलायम, धूसर तथा कठोर होता है, और ये आघात वर्धनीय तथा तन्य होता है। स्टील की बात करें तो यह लोहा व कार्बन का मिश्र धातु होता है। लोहे के कुछ अयस्क हैं जैसे मैग्नेटाइट, हेमेटाइट और लिमोनाइट। अगला प्रश्न देख लेते हैं, साबुन किसका सोडियम सॉल्ट है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्टीरिक एसिड का हो जाएगा। साबुन स्टीरिक एसिड का सोडियम सॉल्ट है। साबुन सोडियम तथा पोटेशियम लवण का वसीय अम्लों का मिश्रण होता है जो पानी में शोधन क्रिया करता है। सोडियम एस्टेरिएट और सोडियम ओलिएट और सोडियम पॉल्मिटेट साबुन के उदाहरण हैं, जिसका निर्माण क्रमशः स्टीयरिक एसिड, ओलिक एसिड और पमिटिक एसिड से होता है। सोडियम साबुन कठोर होता है, इसलिए इसका जो प्रयोग है कपड़े धोने के लिए किया जाता है। पोटेशियम साबुन को मुलायम बनाता है, और पोटेशियम साबुन जो है मुलायम होता है। इसे आप लोग ध्यान रखें कि साबुन कठोर जल के साथ झाग उत्पन्न नहीं करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न प्रदूषकों में कौन जैव विघटित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वहित मल हो जाएगा। वहित मल जो है जैव विघटित है इसमें विकल्प के आधार पर। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं, पीतल एक मिश्र धातु है जिसके अवयव हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तांबा और जस्ता का। जो भी ये जो मिश्रण वाले धातु हैं ये बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो इसे आप कुछ याद रखेंगे। जैसे पीतल कॉपर और जिंक का है, जिसमें 70% कॉपर और जिंक 30% है। कांसा का CuSn हो जाएगा। जर्मन सिल्वर का CuZn प्लस निकेल हो जाएगा। गन मेटल का CuZn प्लस Sn हो जाएगा। उसके बाद मुंज मेटल होता है, इसका Cu प्लस Zn हो जाएगा। ये भी टाइप मेटल का आपको Pb प्लस Sb प्लस Sn हो जाएगा। और रोज मेटल का आपको Bi बिस्मथ और Pb अर्थात लेड और Sn अर्थात टीन हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से या इनमें से कौन सी गैस जो इनर्ट गैस नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, फ्रियोन हो जाएगा। फ्रियोन जो है क्लोरोफ्लोरो कार्बन का ब्रांड नाम है। जैसे आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त के अंत में उत्कृष्ट गैस का जो है वर्ग 18 में ये उपस्थित होते हैं। इनर्ट गैस में हीलियम के जो बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, बाकी सभी नियन, आर्गन, रेडन, जेनन और ये सब जो है बाह्यतम इसके इलेक्ट्रॉन जो है की संख्या 8 रहती है। तो ये सब नहीं है, फ्रियोन नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्लोरोफिल एवं हीमोग्लोबिन क्रमशः युक्त हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, Mg एवं Fe। क्लोरोफिल एवं हीमोग्लोबिन में क्रमशः मैग्नीशियम और आयरन की उपस्थिति होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय इकाई पद्धति के अनुसार रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, बैक्यूरल हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय इकाई की पद्धति के अनुसार रेडियो एक्टिविटी की इकाई बैक्यूरल है। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई अगर बेवर हो जाता है, विद्युत प्रेरण का हेनरी होगा, रेडियो एक्टिविटी का बैक्यूरल हो जाएगा, विद्युत धारिता का फेराडे होगा, प्रदीप्ति घनत्व का लक्स हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, गहरा जामुनी यौगिक पदार्थ जो एंटीसेप्टिक एवं डिसइंफेक्टेंट की तरह उपयोग होता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पोटेशियम परमैंगनेट हो जाएगा। अगला प्रश्न चलिए देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने हेतु किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन हो जाएगा।
हाइड्रोजन का यूज जो है वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने के लिए किया जाता है। कुछ अन्य का उपयोग देख लेते हैं, जैसे निकेल का उपयोग जो हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया द्वारा वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में इसका यूज होता है। हैबर विधि द्वारा अगर अमोनिया का निर्माण करना, उसमें लौह चूर्ण का यूज हो जाता है। डिकन विधि द्वारा क्लोरीन के उत्पादन में क्यूप्रस क्लोराइड का यूज हो जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कोला पेय में कौन सी औषधि पाई जाती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी कैफीन हो जाएगा। कैफीन जो है इसमें पाया जाता है। कैफीन के बीच में दो मुख्य अवयव होते हैं, जैसे कैफीन और कैफीटैनिक अम्ल हो जाता है। औषधियों में कॉफी का प्रयोग उत्तेजक व मूत्रल अर्थात इसका जो है के रूप में किया जाता है, जिसमें जो है कैफियोटॉक्सिन नामक वाष्पशील विषैला पदार्थ पाया जाता है। अगला प्रश्न चलिए देख लेते हैं। इस सूची को सुमेलित करना है और इसका एक दूसरे से, इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर बी है इसका। ये ए का 2 है, बी का 4 है, ए का 2। पर रहित जो कीड़ा है वो सिल्वर फिश है, ए का 2। उसके बाद बी का देखिए 1 है, उड़ान रहित पक्षी ये कीवी है। उसके बाद देखिए 3 का अंग रहित रेंगने वाला जो है ये सांप है, और अंग रहित पशु जो है ये आपको मछली है। तो इस प्रकार से मत्स्य जो असमतापी होते हैं तथा इनके हृदय जो है द्विकक्षीय होता है। कुछ मछलियों में कंकाल केवल उपास्थि का बना होता है, जैसे शार्क होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, भू अस्थिर उपग्रह किस दिशा में घूमता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए पश्चिम से पूर्व की ओर। भू अस्थिर उपग्रह पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमता है। भू अस्थिर उपग्रह का आवर्तकाल पृथ्वी के घूर्णन काल के आवर्तकाल के बराबर होता है, अर्थात 24 घंटे का होता है। भू अस्थिर उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी तल से लगभग 36,000 किलोमीटर होता है। किसी स्थान का परिशुद्ध अर्थात जीपीएस प्राप्त करने के लिए न्यूनतम 4 उपग्रह की आवश्यकता होती है। जीपीएस उपग्रह पृथ्वी के सापेक्ष 55 डिग्री कोण पर झुका होता है। भारत के जीपीएस प्रणाली का नाम नाविक है, अर्थात नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टिलेशन। एप्पल जो है भारत का पहला संचार उपग्रह था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, ओजोन मंडल को बचाती है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है इसमें जो है किस ओजोन मंडल हम लोगों को किस कारण से बचाती है? यहाँ प्रश्न थोड़ा सा देख लेंगे सही से, ओजोन मंडल हम लोगों को किससे बचाती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अल्ट्रावायलेट किरणों से। ओजोन मंडल जो है अल्ट्रावायलेट किरणों से हम लोगों को बचाती है। ओजोन गैस जो वायुमंडल में 2 अलग अलग स्तरों पर पाई जाती है। समताप मंडल में जो है अधिकांश इसका भाग 90% है, और ये लगभग 15 से 30 किलोमीटर के बीच में पाया जाता है। इसमें जो है अगर क्षोभ मंडल में भी होता है, लेकिन मात्र वो 10% है, नगण्य अवस्था में ये रहता है। और समताप मंडल में ये ऊपरी भाग में ये पाया जाता है। अगला देखिए, इसमें भी सुमेलित करना है, तो सुमेलित कर लेते हैं इसको। इस प्रश्न का जो सही आंसर है ये देखिए, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये जो है ए का 2 हो जाएगा। आर्डियोटिस हो जाएगा। उसके बाद देखिए इंडियन रॉक पाइथन, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये बी का देखिए पाइथन मोलूरस हो जाएगा, ये 1 नंबर। अब इसमें देखिए कि एशियाटिक हाथी जो है इसका 4 हो जाएगा। एलिफिश इंडिकस। उसके बाद स्लोथ बियर इसका जो है मेलूरस ओर्मिनस हो जाएगा। इंडियन रॉफ पाइथन जो है भारतीय ट्रॉपिकल एवं सब ट्रॉपिकल क्षेत्र में पाया जाता है, और पाया जाने वाला ये एक विषयुक्त सर्प है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब ये मैथ एवं रीजनिंग के इसमें सवाल शुरू हो रहे हैं, तो चलिए देख लेते हैं इसमें कौन से। हालांकि 50 और 25 75 इसमें जीके जीएस का रहता है प्रावधान, लेकिन कभी कभी इसमें स्मृति पर आधारित ये दिया हुआ है, तो कभी कभी ज़्यादा इसमें हो सकता है। तो खैर वो आपके अध्ययन की दृष्टि से वो कोई खराबी नहीं करने वाला है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार ये 150 प्रश्न आपके कंप्लीट यहाँ पे जो है सेट में दिया गया। तो इसमें जो जीके जीएस का जो भी प्रश्न है वो आपको इसमें कंप्लीट हो रहा है। तो आप सभी से अनुरोध है कि जो भी आप पहले फॉर्म भर रहे हैं बिहार एसएससी का, और पहले इसके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो आपके लिए देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब इसे आप देख लेंगे तो शायद संभवतः जो आपसे आने वाले परीक्षा की जो प्रैक्टिस सेट हैं उसमें आप और वो प्रश्न जो है डिटेल में आप कर सकेंगे। जिसमें अगर पूछ दिया है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ है, तो गौतम बुद्ध से संबंधित अब दूसरी प्रश्न को आप याद कर
हिंट्स उसमें मिल जाएगा। हालांकि अभी जो बिहार एसआई का जो ये फॉर्म आने वाला है, या जो आपको ये सबमिट हो रहा है, ये जो डेट इसका शुरू हो गया है फॉर्म सबमिट का, तो इसके जो भी प्रैक्टिस सेट मार्केट में अवेलेबल है वो भी आपको करवाए जाएंगे, उसके लिए अलग अलग टाइम निकाल के। तो आप सभी से अनुरोध है, जो पहली बार इस चैनल पर इस वीडियो के माध्यम से हैं, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अन्य विद्यार्थियों में भी शेयर करें। मिलेंगे आप सभी से एक नई वीडियो और नई प्रैक्टिस सेट या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद।